morning students. Welcome to Rush Institute ऑनलाइन क्लास 10th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपवर्तन के नियम के बारे में। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, उसमें आपको बताया गया है आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। यानी कि साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यह कांस्टेंट माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो ये नियम हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी किया था। आज का हमारा यह वीडियो क्लास उस टॉपिक के लिए है जिसका नाम है प्रिज्म। इस कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसे कहा जाता है, अपवर्तक कोण किसे कहा जाता है, प्रिज्म का कोण किसे कहा जाता है, प्रिज्म का आधार क्या होता है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, और उसके बाद विचलन का कोण क्या होता है। ये टॉपिक आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के आपको टॉपिक पढ़ना है लेंस के बारे में। जब लेंस से हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे तो वहां आपको ये समझाया जाएगा कि लेंस को हम लोग छोटे छोटे प्रिज्म के टुकड़ों में बांट देते हैं, और उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन कैसे होता है लेंस से, ये हम वहां पर आपको समझाएंगे। तो वहां पर भी प्रिज्म के बारे में बताया जाएगा। तो इसीलिए प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म के बारे में यदि हमें जानना है तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो ये लाइन आप समझ लीजिए कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो डिफिनीशन में कई सारी बातें छुपी हुई है, आप उसको जानने की कोशिश कीजिए। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच, यानी कि प्रिज्म में कितने समतल पृष्ठ होंगे? 2 समतल पृष्ठ होंगे, और दोनों समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके होंगे। मान लीजिए हम आपको जो है हाथ के सहारा से हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक समतल पृष्ठ आप इसको ले लीजिए, एक समतल पृष्ठ आप इसको ले लीजिए, है ना। कहने के लिए हम ले रहे हैं, समतल है नहीं, ठीक है। तो ये इसको हमने ऐसे झुका दिया,
तो आप देख रहे हैं कि ये समतल पृष्ठ है और ये भी समतल पृष्ठ है, इसको हमने किसी कोण पर झुका दिया है ना, तो इससे जो घिरा हुआ एक पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम कहने का मतलब कि प्रकाश की किरण एक पार से दूसरे पार जा सकती है, ठीक है, प्रकाश का आवागमन प्रिज्म में से आसानी से हो सकता है, समझ गए। अब पारदर्शक माध्यम कहने का मतलब कि प्रिज्म से प्रकाश का आवागमन यानी कि प्रकाश का आर पार आसानी से हो सकता है, इसलिए हमने पारदर्शक माध्यम कहा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि प्रिज्म में कितने अपवर्तक पृष्ठ होंगे। अपवर्तक पृष्ठ हमने क्यों कहा, क्योंकि देखिए प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म जो होता है वह एक माध्यम बन गया। प्रिज्म क्या है, ये पूरा प्रिज्म जो है वह एक माध्यम बन गया। तो बाहर में क्या है, हवा है, और प्रिज्म भी एक माध्यम है जो कि कांच का बना हुआ है। तो आपको पहले वीडियो में ही बता दिया गया था कि निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल अलग होती है और कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है। तो हवा प्रकाश के लिए अलग माध्यम है और कांच प्रकाश के लिए अलग माध्यम है। तो अगर प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म है क्या, तो दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को ही प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म भी हमारा एक माध्यम बन गया और हवा भी एक माध्यम है। तो अब इसमें प्रिज्म जो होगा वह प्रकाश का सघन माध्यम होगा और हवा जो होगा वह प्रकाश का विरल माध्यम होगा। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से होगा। क्यों होगा वो हम आपको आगे चल के समझाएंगे। तो ये देखिए, तो प्रिज्म किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन आप लिख लोगे। प्रिज्म क्या होता है ये डिफिनेशन लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि इसे कैसे लिखेंगे। फिर से आप सुन लीजिए, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब ये देखते हैं अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, तो प्रिज्म का वह समतल सतह, ध्यान से सुनिए, प्रिज्म का वह समतल सतह जिससे प्रकाश का आवागमन होता है, जिससे प्रकाश की किरण आ जा सकती है, उसी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव सरफेस। यानी कि प्रिज्म का वह सतह जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिससे प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है या प्रकाश का आवागमन होता है, उसी को हम लोग अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो अब ये जरा आप ध्यान से समझिए इस फिगर को। इसमें हमने दो समतल सतह कौन कौन लिया है, दो समतल पृष्ठ या सतह, ये कौन कौन हो जाएगा। तो एक समतल पृष्ठ देखिए आपका है ए डैश बी डैश बी, है ना, यह है ए डैश ए डैश बी डैश बी। यानी कि यहां से ये वाला जो आप सतह देख रहे हैं यह हमारा एक समतल सतह हो गया। दूसरा समतल सतह देखिए ए डैश सी, है ना, ए डैश सी, ये दो समतल सतह हो गया, ठीक ना। तो इसी दो समतल सतह को या दो समतल पृष्ठों को जिससे प्रकाश का आवागमन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश का आवागमन इसी दो समतल पृष्ठों से होगा, इसीलिए यह दोनों समतल पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, तो अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। यानी कि यह दोनों का नाम क्या हो गया, तो यह दोनों का नाम हो गया अपवर्तक पृष्ठ। उसके बाद आगे देखते हैं कि यह दोनों समतल सतह जो है या दोनों अपवर्तक पृष्ठ, अब हम ये दोनों समतल पृष्ठ को क्या नाम देंगे, अपवर्तक पृष्ठ। तो यह दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस रेखा पर, जिस कॉमन रेखा पर आकर मिलती है, उसी रेखा को हम लोग कहते हैं अपवर्तक कोण। हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण। तो अब बता सकते हो इसमें अपवर्तक कोण कौन हो जाएगा, तो इसमें अपवर्तक कोण हो जाएगा ए डैश। ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तक कोण हो जाएगा, ठीक ना। तो ये दोनों समतल पृष्ठ जिस रेखा पर आकर मिलती है उसी को अपवर्तक कोण कहते हैं।
अब अगला है कि प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं, तो दोनों अपवर्तक पृष्ठ जितने कोण पर झुके हुए हैं, दोनों अपवर्तक पृष्ठ जितने कोण पर झुके हुए हैं, जैसे अगर हम इसको ऐसे कर दें, दोनों अपवर्तक पृष्ठ ऐसे है, तो अब बताइए दोनों के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री। ये देखिए जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये देखिए 0 डिग्री से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब हम इसको ऐसे कर देंगे तो दोनों अपवर्तक पृष्ठ के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन अगर हम एक को सीधा रख के एक को ऐसे कर दे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन दो अपवर्तक पृष्ठ किसी न किसी कोण पर झुके हुए होने चाहिए, और जितने कोण पर झुके हुए होते हैं उसी कोण को हम लोग प्रिज्म का कोण कहते हैं। तो अब आप यहां से समझ लीजिए, ये वाला जो कोण होगा, है ना, ये जो कोण बनेगा यहां से लेकर यहां तक, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तक प्रिज्म का कोण कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म का कोण कहेंगे। तो यहां से एंगल ए जो है वह प्रिज्म का क्या है, कोण है। तो एंगल ए जो है वह प्रिज्म का कोण है। प्रिज्म का आधार किसे कहेंगे, तो अगर हम इस प्रिज्म को रखेंगे, अगर हम इस प्रिज्म को नीचे किसी सरफेस पर अगर रखते हैं, किसी सतह पर रखते हैं, तो सामने से आपको ये त्रिभुज दिखेगा। सामने से देखने पर यही आपको एक त्रिभुज दिखेगा। जब आप उसको किस आधार पर रखिएगा, बी बी डैश सी पर, है ना। तो ये सामने वाला यानी कि ये क्या है आपका ए डैश क्या है, अपवर्तक कोण है। तो अपवर्तक कोण के सामने वाले समतल पृष्ठ को देखिए, अपवर्तक कोण के सामने वाले समतल पृष्ठ को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म का आधार कहते हैं। तो यहां से प्रिज्म का आधार क्या हो जाएगा, बी डैश सी। लिखेंगे कैसे, तो अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को या समतल पृष्ठ को, अपवर्तक कोण के सामने वाले समतल पृष्ठ को हम लोग प्रिज्म का आधार कहते हैं। यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हम लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसे अब हम लोग समझेंगे, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपवर्तक पृष्ठ हम यहीं पर लिख देते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन था आपका, ए डैश बी डैश बी, और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ कौन है, तो ये हो जाएगा ए डैश सी, ए डैश सी। तो अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक कोण, प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का आधार, ये चार टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ है अगला पॉइंट, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। देखिए सामने अगर हम प्रिज्म को इसके आधार पर रख देंगे तो सामने से हमें केवल यही दिखने वाला है। ये देखिए, अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा फिगर को हम लोग लार्जर साइज में रखें तो ज्यादा बेटर होगा। ए बी सी, तो एंगल ए जो है उसको हम लोग कहेंगे प्रिज्म का कोण। एंगल ए जो है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म का कोण कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि एंगल ए जो होगा यहाँ प्रिज्म का कोण होगा। इसके बाद यहाँ प्रिज्म, यह भी एक माध्यम है। प्रिज्म भी एक क्या है, माध्यम है। तो हम कह सकते हैं कि यह प्रकाश का सघन माध्यम है। प्रकाश का कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। तो बाहर में क्या है, तो बाहर में है हवा, और यह प्रकाश का कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो दो माध्यमों की तुलना में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे प्रकाश का सघन माध्यम कहा जाता है ना, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। अब इसके बाद प्रकाश की किरण हवा
से चलकर ये यहां पर आती है। इसी तरह हम लोग मैनुअल बना रहे हैं तो ये देखिए ये ऐसे, ये प्रकाश की किरण है, इसका हम नाम देते हैं सपोज डेट P, है ना, P Q, यहां से एक और बिंदु ले लेते हैं, है ना, PQ। तो PQ आपतित किरण है और यह प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB पर पड़ती है। देखिए सामने से तो देखने पर हमें क्या लगेगा, ये तो अपवर्तक पृष्ठ ये रहा, लेकिन सामने से हमें क्या देखने को मिलेगा कि सामने से हमें अपवर्तक पृष्ठ का एक ही रेखा दिखेगा, वो क्या होगा, AB दिखेगा, हमें एक कोण ही दिखेगा उसका AB। अब ये देखिए प्रकाश की किरण हवा से चलकर सघन माध्यम में जा रही है, तो सघन माध्यम में जाती है तो याद करो हमने वीडियो में बताया था कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो सबसे पहले तो यह आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचेंगे तो यह अभिलंब जो होगा वह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये देख लो, तो यहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। यानी कि इस प्रकाश की किरण को अगर यह प्रिज्म न होता तो इसको सीधे ऐसे निकलना चाहिए था, इस दिशा में, ठीक है, इसको सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसीलिए यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो यहां से अगर हम मान ले कि यह पॉइंट को अगर हम E ले लेते हैं तो यह पॉइंट को हम क्या लेंगे, तो इस पॉइंट को हम F ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, F। अब देखिए यह सघन माध्यम है, अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से बाहर आएगी। बाहर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपनी दिशा बदल लेती है, अर्थात विचलित हो जाती है, और प्रकाश के मुड़ने की जो घटना होती है उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए एक बार तो अपवर्तन बिंदु E पर हो चुका है, फिर एक बार और अपवर्तन होगा, लेकिन यह जो है इस अपवर्तक पृष्ठ के लिए यह कौन सा बिंदु कहलाएगा, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच दीजिए। तो आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब को खींचेंगे तो यह अभिलंब ऐसे आएगा, ठीक है। तो हमने यह एक अभिलंब खींच दिया और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। तो देखिए इस अभिलंब को अगर हम यहाँ से ऐसे मिला दिए तो अब बताइए यह अभिलंब है, तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ती है कि अभिलंब से दूर हो जाती है। तो जवाब होगा कि यह अभिलंब से दूर हो जाती है, यानी कि यह इस दिशा में चली आएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यह कौन सी किरण है, तो यह है निर्गत किरण, है ना, PQ, और इसको हम ले लेते हैं RS। तो RS हमारा क्या है, निर्गत किरण है। तो ये देखिए ये निर्गत किरण है और यह कौन सी किरण है, आपतित किरण। तो आपतित किरण को जब हम आगे बढ़ा दिए, ठीक है, तो यह यहां तक आ गया G तक। कहां तक आया, G तक। और उसके बाद इस निर्गत किरण को भी हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो इस पीछे की ओर अगर हम बढ़ा देंगे तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये देखिए यहां पर एक कोण मिला, ये वाला कोण, ठीक है। इस बिंदु को अगर हम D कहेंगे, है ना, तो आप देख रहे हो कि ये जो बन रहा है, ये कोण बिंदु D पर जो कोण बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं विचलन का कोण। क्या कहते हैं, विचलन का कोण। तो आपको यहां से समझना चाहिए कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो यह अभिलंब से दूर हट गई। यह अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, ठीक है। तो दूर हटने के बाद यह एक बार अपवर्तन हुआ E पर और एक बार अपवर्तन हुआ F पर, और उसके बाद अंत में देखिए प्रकाश की किरण प्रिज्म से अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जब प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से होता है
जब प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से होता है तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश का अपवर्तन जब प्रिज्म से होता है तो अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण इसके आधार की ओर मुड़ जाती है। तो ये देखिए निर्गत किरण या किसकी ओर मुड़ गई, आधार की ओर। तो यहां से आपको याद रखना है क्या क्या पॉइंट वो समझिए। किसी प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण को पास कराया जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन कितने बार होता है? तो आंसर होगा कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। एक बार जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश का दूसरा अपवर्तन में प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और इस स्थिति में वह अभिलंब से दूर हो जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। उसके बाद जब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण किस ओर मुड़ती है? तो आंसर होगा कि जब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। तो यहां आपको इतनी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद विचलन कोण किसे कहते हैं या विचलन का कोण किसे कहते हैं? तो जब प्रिज्म से या जब प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है उसी कोण को हम लोग कहते हैं विचलन का कोण। उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन का कोण कहते हैं। यानी कि आप इस फिगर को देखकर कह सकते हैं कि एंगल जी डी और एफ जो होगा वह क्या हो जाएगा, विचलन का कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विचलन का कोण। और यह विचलन का कोण किस पर निर्भर करता है? तो आंसर होगा कि यह विचलन का कोण जो है वह प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। अर्थात प्रिज्म का कोण अगर बढ़ाया जाए, प्रिज्म का कोण यदि बढ़ा दिया जाए तो विचलन के कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर प्रिज्म के कोण का मान घटा दिया जाए तो विचलन का कोण भी क्या होगा, घट जाएगा। तो यहां से आपको कंसेप्ट समझ में आया प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में कितने अपवर्तक पृष्ठ होते हैं? तो प्रिज्म में 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। उसके बाद वह दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस रेखा पर आकर मिलती है उसी रेखा को हम लोग अपवर्तक कोण कहते हैं। दोनों समतल पृष्ठ, प्रिज्म में दोनों समतल पृष्ठ या दोनों अपवर्तक पृष्ठ जितने कोण पर झुके हुए रहते हैं उसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। उसके बाद अपवर्तक कोण के सामने वाले समतल पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन अगर देखना है तो प्रिज्म खुद एक माध्यम है। कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण हवा से प्रिज्म में प्रवेश करती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ माध्यम बदल रहा है और माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल भी बदल जाती है जिसके फलस्वरूप प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। पहली बार जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है और दूसरी बार जब वही प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर की ओर निकलती है। तो जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन जब वही प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर निकलती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है और अंत में प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद विचलन का कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन का कोण कहते हैं और विचलन का कोण प्रिज्म के कोण के ऊपर निर्भर करता है। विचलन का कोण प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। अर्थात
प्रिज्म का कोण जितना अधिक होगा विचलन कोण का मान उतना ही अधिक होगा। तो ये हमारा टॉपिक रहा किसके बारे में, तो ये हमारा टॉपिक है प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो ये प्रिज्म के बारे में आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो ये सब टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सभी स्टूडेंट को ये सलाह है कि अभी तक हमने इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ाया है आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर ले, जिससे कि जब हम लेंस टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ जिसका नाम रहेगा लेंस। ओके।